आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज का सेट यानी सेट नंबर 2 है। वो भी किस सब्जेक्ट से? तो साइंस से। कुल कितना प्रश्न है? तो 20 प्रश्न है और हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, आचार संहिता भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का भी एग्ज़ाम का डेट फाइनल हो जाएगा। और वैसे भी अब आचार संहिता ख़त्म होने में वक्त नहीं है, इसलिए आपके पास भी वक्त नहीं है। तो जो टाइम आपके पास आपको मिला है, उस टाइम का जो है पूरा यूज कीजिए। कहाँ यूज कीजिए? तो सक्षमता परीक्षा 2 का जो तैयारी है यानी 2.0 जिसको बोला जा रहा है, द्वितीय चरण जो है, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। हर सब्जेक्ट से तैयारी कर लीजिए। इसलिए कि हर जगह से हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ये साइंस है और 10th स्टैंडर्ड तक हमने इसमें क्वेश्चन तैयार किया है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम लिंक पर जाइएगा। टेलीग्राम लिंक पर टच करने के बाद टेलीग्राम वाला चैनल पर पहुंच जाइएगा। उसमें स्क्रॉल करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां उसका पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। मैसेज ज़रूर कीजिएगा ज्वाइन करने के बाद। लेकिन मुझे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसके लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है मेरे दोस्त। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। ऑप्शन ए है फोकस से, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र से, ऑप्शन सी है ध्रुव से, ऑप्शन डी है किसी से नहीं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुव से। ध्रुव से निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्रुव से यानी ध्रुव को पी से दिखाया जाता है, पी से लिखा जाता है, पी से दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। तो ध्यान देंगे, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है। वो भी किसका भाई? तो सिर्फ एक साइन का फ़र्क होता है। और वह भी कौन से साइन? तो प्लस और माइनस का। जैसे कि मान लीजिए यह दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1/f=1/u-1/v। ऑप्शन बी है 1/f=1/v-1/u। ऑप्शन सी है 1/f=1/v+1/u। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1/f=1/v+1/u, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1/v+1/u इजकल टू 1/f, यानी 1/f बाद में भी कह सकते हैं। 1/v+1/u इजकल टू 1/f, या 1/f इजकल टू 1/v+1/u। बतिया इस सेम सेम, बट डिफरेंस हुआ इज तनी मनी, है ना। चलिए, अब यहाँ क्या है? तो ये दर्पण सूत्र पूछा है, तो ध्यान देंगे दर्पण सूत्र में इसमें क्या है? प्लस है, यानी 1/v और 1/u के बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, वह दर्पण सूत्र हो जाएगा। लेकिन यही प्लस यहाँ पे 1/v+1/u के बीच में जो प्लस है, अगर 1/v-1/u हो जाए, यानी 1/v-1/u इक्वल टू 1/f, या 1/f इक्वल टू 1/v-1/u, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, तो यह दर्पण सूत्र नहीं होगा। यह क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लेंस का सूत्र हो जाएगा यह। कौन? तो 1/f इक्वल टू 1/v-1/u। तो यहाँ चेंज क्या क्या आया? प्लस का और माइनस का। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, प्लस और माइनस। दर्पण सूत्र में प्लस होता है, जबकि लेंस सूत्र में माइनस होता है, हमेशा आप याद रखिए। तो 1/v+1/u इक्वल टू 1/f प्लस वाला दर्पण सूत्र होता है, और 1/v-1/u इक्वल टू 1/f यानी माइनस वाला लेंस सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। भाई बार बार यहाँ निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आ रहा है, आखिर ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी होता क्या है? तो
ध्यान देंगे, याद कीजिए आप कि यदि आप कभी ग्राफ बनाए होंगे और ग्राफ पे कोई क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, तो ग्राफ में क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है। एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह ओरिजिन बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। यानी दाहिने साइड में मूल बिंदु से दाहिने साइड में कुछ चिन्ह यानी दोनों प्लस होता है, ऊपर जाने पे एक प्लस एक माइनस होता है। ऐसे ही जो दूरी वहाँ से नापा जाता है, मापा जाता है ग्राफ पर, वो एक निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आप मान लीजिए। वैसे ही निर्देशांक चिन्ह परिपाटी काम करता है यहाँ भी दर्पण में, गोलीय दर्पण में, दर्पण सूत्र हो या लेंस सूत्र हो। तो यहाँ देखिए ज़रा सा आवर्धन का सूत्र कह रहा है, तो आवर्धन का सूत्र जो है वह m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो याद रखेंगे समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, हमेशा याद रखेंगे समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह 1 होता है, लेकिन क्या, तो धनात्मक यानी कि +1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये हमेशा याद रखने वाली भी बात है, पूछ सकता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना है, 4 लाख किलोमीटर हो, तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा, लगभग कितना होगा। तो भाई ये तो बहुत आसान है, यहाँ चाल दे ही दिया है, ये दूरी दे ही दिया है, अब पूछ रहा है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो अब ध्यान दीजिए, दूरी यहाँ क्या है भाई, 4 लाख है, दूरी बटा चाल होता है ये समय बराबर, तो दूरी क्या, 4 लाख है, यानी कि ये 5 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 हो गया, बटा चाल, चाल कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और दोनों यहाँ पे 3 लाख, ये 4 लाख है, किलोमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख नीचे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए इस पर भी 4 के ऊपर भी 5 गो जीरो, 3 पर भी 5 गो जीरो, तो 5 गो जीरो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, तो आ गया 4/3, यानी 4/3 सेकेंड हो गया। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में आया है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी 4/3 सेकेंड, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/3 सेकेंड। ऐसे आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो याद, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमेशा आपको याद रखना चाहिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, यानी कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। यहाँ दिया है ऑप्शन एक ए में 1 के बराबर, ऑप्शन बी है 1 से कम, ऑप्शन सी है 1 से अधिक, ऑप्शन डी है 0। तो याद रखिए हमेशा 1 से अधिक होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। तो यह एक डिफिनेशन हो गया, यह किसका डिफिनेशन हो गया भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ध्यान देंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ उत्सर्जन कह रहा है, मतलब निकलता है, अगर वही खपत कहता तो वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता, मतलब साथ साथ ऊष्मा उसमें लगता है, ऊष्मा की खपत होती है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, मतलब ऊष्मा का उसमें शोषण होता है, शोषित हो जाता है। लेकिन यहाँ उत्सर्जन होता है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं।
बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अवक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो याद रखिए वह नाइट्रोजन गैस होता है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। जब चूना से जलीय विलयन, चूना को जो जल का के साथ में विलयन बना लिया जाता है, घोल बना लिया जाता है, और जब दीवार पर रंगाई पुताई किया जाता है तो दीवार की चमक बढ़ जाती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो वह CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोलते हैं। तो अब ऑप्शन है CaO, ऑप्शन बी है CaCO3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर CaCO3। CaCO3 किसका फॉर्मूला हो गया? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ये हमेशा आप याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि भखरा चूना के जलीय विलयन में दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो वह CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसलिए वह चमक जो है बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है, तो वह कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, जल का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O। H हाइड्रोजन का क्या हो गया? 2, और ऑक्सीजन के यहाँ क्या है? 1। तो 2:1 हो जाएगा क्या? 2:1। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2:1। क्या हो जाएगा भाई? 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कह रहा है कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसको जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। AgBr क्या है भाई? याद रखिएगा AgBr। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, AgBr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? ऑप्शन ए है डेंटाइन, ऑप्शन बी है इनामेल, ऑप्शन सी है मज्जा गुहा, ऑप्शन डी है अस्थि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनामेल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाता है, उसको इनामेल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? लार कहाँ से, किस ग्रंथि से लार का स्रावित होता है? तो वह ग्रंथि पैरोटिड होता है। ऑप्शन ए है पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी जठर ग्रंथि, ऑप्शन डी आंत ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पैरोटिड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है म्यूकस, ऑप्शन सी है पेप्सिनोजन, ऑप्शन डी है पित्त। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त। पित्त जो होता है वह जठर रस में मौजूद नहीं होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, याद रखिएगा। पित्त जठर रस में मौजूद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? मनुष्य के छोटी आंत का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो डिओडिनम ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कोलन, ऑप्शन सी है जेजूनम, ऑप्शन डी है इलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। अब
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अवशोषी अंग है? ऑप्शन ए है ऊपरीगामी कोलन, ऑप्शन बी है अधोगामी कोलन, ऑप्शन सी है अपेंडिक्स, ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ कोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अवशोषी अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? ऑप्शन ए है मुख गुहा से, ऑप्शन बी है ग्रास नली से, ऑप्शन सी है आमाशय से, ऑप्शन डी है यकृत से। तो वह मुंह से ही यानी कि मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है क्या? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है म्यूकस कोशिकाएं, ऑप्शन बी है जाइमोजिन कोशिकाएं, ऑप्शन सी है मूल पित्त वाहिनी, ऑप्शन डी है अम्लजन कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मूल पित्त वाहिनी आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और यह क्वेश्चन इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और या नए हैं, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जो भी हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपका सपोर्ट मिलता है और सब्सक्राइब करने के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। टीचर ग्रुप में, शिक्षक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कोई भी शिक्षक साथी कोशिश कीजिए नहीं छूटें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? लेकिन याद रखिएगा, जो सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सब्सक्राइब कर लिए, बार बार सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है किसी भी चैनल को। ऑप्शन ए है कंठ द्वार के कारण, ऑप्शन बी है एपिग्लॉटिस के कारण, ऑप्शन सी है ग्रसनी के कारण, ऑप्शन डी है ग्रास नली के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एपिग्लॉटिक्स के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।